हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोस को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है यदि 3x² प्लस ax माइनस 12 पूर्ण रूप से x माइनस 8 के द्वारा विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में बोला यह गया है कि यह वाला जो व्यंजक है आपका, यह व्यंजक पूरी तरह से x माइनस 8 से विभाज्य है। यह व्यंजक पूरी तरह से x माइनस 8 से विभाज्य है कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस व्यंजक में इससे भाग करेंगे तो शेष 0 बचेगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 8 जो है वह आपका 4 से पूरी तरह से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम 8 में 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा? शेष 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए यह व्यंजक इससे पूरी तरह से विभाज्य है, इसका मतलब कि इससे अगर हम इसमें भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 0। और बीजीय व्यंजक में शेष कैसे निकालते हैं? तो जितना से भी भाग करना होगा उतना बराबर आप लिखिए 0। तो x माइनस 8 से यहाँ पे विभाज्य है तो x माइनस 8 बराबर लिखिए 0। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x माइनस 8 बराबर अगर 0 लिखते हैं तो x का मान क्या होगा? 8 होगा। और यहाँ से जो x का मान आया है उसको इसमें पुट करिएगा तो शेष निकल जाएगा। तो x का मान इसमें पुट करिए तो x के जगह क्या लिखेंगे? 8। तो x स्क्वायर का वैल्यू 8 का स्क्वायर 64, 64 में 3 से गुना करेंगे 192। x स्क्वायर का मान कितना आ गया? 192 प्लस a इंटू एक्स, तो x का मान है 8, 8 में a से गुना करेंगे कितना होगा? 8a होगा। माइनस का 12 है तो माइनस 12 हो जाएगा। यानी देखिए x माइनस 8 बराबर 0 लिखिए। यहाँ से जो x का मान आया है इसमें पुट करेंगे और जैसे ही इसमें x का मान पुट करेंगे इसका शेष निकल जाएगा। और इसका शेष कितना दिया है? इसका शेष आपका 0 होगा। शेष 0 क्यों होगा? क्योंकि यह वाला व्यंजक इससे विभाज्य है और कोई भी व्यंजक, कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से विभाज्य होता है तो उसमें उस संख्या से भाग करने पर शेष क्या होता है? 0। और हमने आपसे कहा कि बीजीय व्यंजक में भाग करने का ना शेष निकालने का तरीका क्या होता है कि जितना से भाग करना होगा उतना बराबर 0 लिखिए। यहाँ से जो x का मान आया है उसको इसमें पुट करिए, शेष निकल जाएगा। अब आप इसको सोल्व करिए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 192 प्लस में 12 माइनस में, तो 192 में से 12 माइनस करेंगे क्या होगा? 180 होगा। 180 प्लस में, प्लस 180 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 180 हो जाएगा। तो बराबर के दाईं ओर माइनस 180 हो गया और बाईं ओर केवल क्या बचा है? 8a बचा है। अब आगे देखिए, 8 आपका गुना में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में, तो 8 से काटिए 180 को। 8 दूना 16, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 4 में तो 8 से भाग लगेगा नहीं। पॉइंट डालिए 4 के ऊपर 0, 8 पंचे 40। यानी a का वैल्यू आपका कितना आ गया? माइनस 22.5। a का मान कितना आ गया? माइनस 22.5। अब देखिए डायरेक्ट अप्रोच क्या है कि जितना से भाग करना होगा उतना बराबर भी 0, या जिससे विभाज्य होगा उतना बराबर भी 0, और जिसमें भाग करना होगा उतना बराबर भी 0। यहाँ से जो x का मान आएगा उसको इसमें पुट करिएगा और इससे आपका a का मान, p का मान जो भी होगा, k होगा, उसका मान आपका निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है उपरोक्त आकृति में 5 सर्वांगसम आयत हैं, यानी कि 5 बराबर भुजा वाला, लंबाई और चौड़ाई समान वाला आयत है। प्रत्येक की बड़ी भुजा x, जितना भी आयत है देख लीजिए 1 2 3 4 5 जितना भी आयत है इसमें प्रत्येक का बड़ी भुजा कितना है? x। प्रत्येक का बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा हम मान लेते हैं कि बड़ी भुजा इसका लंबाई होगा। तो लंबाई प्रत्येक का कितना दे रखा है? x दे रखा है। प्रत्येक का चौड़ाई नहीं दिया है तो हम प्रत्येक का चौड़ाई इस क्वेश्चन में मान लेते हैं y। लंबाई तो क्वेश्चन में दे रखा था x, चौड़ाई हम माने हैं इसलिए लिख देते हैं प्रत्येक का चौड़ाई y। प्रत्येक आयत का है ना, प्रत्येक आयत का लंबाई x और प्रत्येक का चौड़ाई कितना मान लिए? y। यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर है। पूरे आकृति कहने का मतलब पांचों आयत मिलाकर के क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर है, तो x का मान क्या होगा? हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? x का मान बताना है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि रिपीट किया है यह क्वेश्चन बार बार। उपरोक्त आकृति में 5 सर्वांगसम आयत है। सर्वांगसम कहने का मतलब समान आयत है, बराबर लंबाई चौड़ाई वाला आयत है।
प्रत्येक का बड़ी भुजा x, आकृति का कुल क्षेत्रफल x का मान पूछा है। अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, लंबाई कितना दे रखा है x, तो इस वाले आयत में आइए, देखिए इस वाले आयत को देखिए, इसका लंबाई तो यही वाला पार्ट होगा, यही लंबाई होगा, तो यह कितना है आपका x है। इस आयत में चलिए, यही इसका लंबाई होगा। इस आयत की अगर हम बात करेंगे तो इसका लंबाई यही होगा ना, ऊपर से यह होगा, नीचे से यह होगा, इसका भी मान कितना होगा x होगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू बता दीजिए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा 2x, ठीक है। प्रत्येक का चौड़ाई कितना माने हैं y, प्रत्येक आयत का चौड़ाई, तो इस आयत का चौड़ाई y, 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 सभी आयत का चौड़ाई y। तो देखिए यह पहला आयत का चौड़ाई है, इसको क्या माने हैं y माने हैं। यह दूसरा आयत का चौड़ाई है, इसको भी क्या माने हैं y माने हैं। यह तीसरा आयत का चौड़ाई है, इसको भी क्या माने हैं y माने हैं। लंबाई कितना दे रखा है x, बड़ी भुजा x, यानी लंबाई बड़ी भुजा होगा, लंबाई x चौड़ाई y। अब यहाँ से यहाँ तक का माप बताइए क्या होगा सर, यहाँ से यहाँ तक का माप हो जाएगा 3y, क्योंकि इसमें 3 चौड़ाई है ना, 3 आयत का चौड़ाई है, y y y 3y। और यहाँ से यहाँ तक का देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का माप बोलिए कितना होगा 3x होगा। और गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि 3y बराबर, यहाँ पे देख लीजिए 3y बराबर 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप 2x है ना, तो 3y बराबर क्या है 2x है। तो 3y बराबर अगर 2x है तो y का मान क्या होगा 2x/3, y का मान हो जाएगा 2x/3। यही आपका मेन कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप x के फॉर्म में कितना, x और x 2x हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप y के फॉर्म में कितना, तो y y y 3y। इसका मतलब है कि 3y बराबर 2x। यह जो माप है लंबाई है पूरे का, यह भी पूरे का लंबाई है। तो x के फॉर्म में 2x है, y के फॉर्म में 3y है, तो 3y बराबर 2x। अब y का मान यहाँ से कितना आया, y का मान आया 2x/3। अरे यह वाला और यह वाला तो बराबर होगा ना, तो यह 2x है, यह 3y है बराबर, y का मान 2x/3। अब आप क्या करिए कि प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो एक आयत का लंबाई देख लीजिए कितना है x और चौड़ाई कितना y, तो क्षेत्रफल क्या होगा x गुना y। एक आयत का क्षेत्रफल x गुना y, जबकि सभी आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 6000। तो 6000 क्षेत्रफल 5 आयत का है, 5 से भाग करिएगा तो एक आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 5 से काटे इसको, 12 पंचे 60 यानी 1200 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है तो x को अपने जगह रहने दीजिए और y को भी x के फॉर्म में बदलिए। तो y के बदले क्या लिख सकते हैं 2x/3, तो y के जगह आप लिखिए 2x/3 और बराबर में जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए। अब देखिए कटने वाला है तो इसको काटिए, अगर 2 से काटिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। x गुने x, x² बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 से 600 में गुना 1800, 1800 का मतलब 900 गुने 2 होगा, तो 900 का वर्गमूल 30, तो 30√2। 1800 का वर्गमूल क्या होगा 30√2 होगा। 1800 के लिए 900 गुने 2 लिखेंगे, 900 का वर्गमूल 30 और 2 भीतर रह जाएगा रूट के। तो x का मान ही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। x का मान कितना होगा आपका 30√2, x का मान हो जाएगा आपका 30√2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 2x² + 3x + 1 है और उसकी लंबाई 2x + 1 है, तो चौड़ाई क्या होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगर हम बात करें आयत की क्षेत्रफल का, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो होता है। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल में अगर हम भाग करते हैं लंबाई से तो क्या निकलेगा चौड़ाई निकलेगा। क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में अगर हम भाग करते हैं चौड़ाई से तो क्या निकलेगा लंबाई निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास देख लीजिए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है 2x² + 3x + 1, यह तो है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, चूंकि आयत है। अब इसका लंबाई दे रखा है, तो क्षेत्रफल में अगर हम लंबाई से भाग कर दे, लंबाई कितना है 2x + 1, तो क्षेत्रफल में अगर हम लंबाई से भाग कर देंगे तो इससे क्या निकलेगा, इस आयत का आपका चौड़ाई निकल जाएगा। क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखा है, क्षेत्रफल में लंबाई से भाग करेंगे चौड़ाई निकल जाएगा। बस प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि यह बीजीय व्यंजक के फॉर्म में है, तो कोई बात नहीं है, आप इसको फैक्टराइज करिए। 2x² है तो 2x² रहने दीजिए। अब बीच में हमें 3x लाना है, तो 3x हम ऐसे ला सकते हैं 2x + x, देख लीजिए कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, +1 है तो +1,
ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए तरीका क्या है कि पहला और अंतिम को गुना करिए, तो 1 से 2x स्क्वायर में गुना करिएगा तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। अब आपको क्या करना है ना कि ऐसा दो संख्या चुनना है जिसको गुना करने पर 2x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर बीच वाला, यानी 3x को ही ऐसे दो फॉर्म में लिखना है, प्लस या माइनस के फॉर्म में, कि उसका गुणनफल 2x स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो 3x के लिए हम 2x प्लस x लिखते हैं, तो 2x में x से गुना करके देख लीजिए, 2x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और बट्टा में जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए, तो नीचे क्या है आपका 2x प्लस 1, तो नीचे 2x प्लस 1 रहेगा। आगे देखिए, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन लीजिए, देखिए क्या बचता है, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लीजिएगा तो केवल x बचेगा, प्लस 2x पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ तो आपका 1 बचेगा। आगे देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लेना है, +1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, +1 कॉमन लेने का मतलब जो वैल्यू है वही आपका बचेगा, और नीचे में जो है उसको तो आप वैसे ही रहने दीजिए, 2x प्लस 1। आगे देखिए, अब इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, तो दो एक टाइप का जो गुणनखंड होता है उसमें से एक ही लिखते हैं, x प्लस 1, तो एक बार हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू, अगली बार क्या लिखेंगे, जो एक इसके गुना में और साथ में जो एक इसके गुना में, यानी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और बट्टा में क्या है आपका, बट्टा में है 2x प्लस 1। अब काटिए, इससे यह वैल्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा, x प्लस 1, यही बचा x प्लस 1, तो x प्लस 1 ही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका इस आयत का चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब वास्तव में हमें क्या करना था, क्षेत्रफल दे रखा था, लंबाई दे रखा है, क्षेत्रफल में लंबाई से भाग करेंगे, चौड़ाई निकल जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अच्छा, कोई भी संख्या का मान, किसी भी संख्या का अंतर 0 तब होता है जब दोनों बराबर हो। जैसे 5 माइनस 5 0 होगा, 7 माइनस 7 0 होगा, बराबर संख्या को घटाने पर 0 आएगा। तो इसका यह मतलब है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान बराबर होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितना डिग्री पे बराबर होता है, 45 डिग्री पे, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर 0। तो जब भी साइन और कॉस का अंतर 0 दे या साइन बराबर कॉस दे तो आप समझ जाइएगा थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहला काम यही किए हैं कि थीटा का मान क्लियर किए हैं, 45। अब जो मान पूछा है उसको निकालिए आप। तो बोला है साइन टू द पावर 4 थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2, थीटा का मान तो निकाल लिए 45, तो साइन 45 1/√2 पावर 4 है तो अपने जगह रहने दीजिए इसको। उसी तरह से कॉस थीटा, तो कॉस 45 1/√2 पावर को अपने जगह रहने दीजिए, पावर 4 है तो 4 रहेगा, प्लस tan 45 1 और 1 का भी पावर 4 रहने दीजिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, 1/√2 का पावर 4 यानी √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे √2 का पावर 4 क्या होगा, 4 होगा, प्लस 1 का पावर 4 1 हो जाएगा, 1/4 में 1/4 ऐड करेंगे 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, इस दोनों को ऐड करिए ना, 2/4, 1/4 में 1/4 ऐड करेंगे 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यानी आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा विकल्प बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है दी गई गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद ज्ञात करिए। यह आपका श्रेणी जो है गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका 5वां पद बताना है। तो गुणोत्तर श्रेणी में देखिए पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, Tn बराबर होता है a इंटू r⁻n-1। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में पद निकालने का तरीका यानी Tn बराबर nवां टर्म निकालना होगा, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे a इंटू r⁻n-1, है ना। यह फॉर्मूला आपको कहाँ यूज करना है, यह फॉर्मूला आपको गुणोत्तर श्रेणी में यूज करना है, जहाँ पे a के स्थान पर आपको लेना है पहला पद। तो पहला पद कितना है, पहला पद है 3, इंटू r के स्थान पर लेना है सार्व अंतर, है ना। r के स्थान पर क्या लेना है, सार्व अंतर यानी कि रेशियो आपको लेना है। अब r के स्थान पर क्या लेंगे, तो देख लीजिए कितना गुना का वृद्धि हुआ, 3 दूना 6, 6 दूना 12, गुणोत्तर श्रेणी है तो जितना गुना का वृद्धि होगा वही r का मान होगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। दूसरा तरीका है कि दूसरा पद में पहला पद से भाग करिएगा तो r का मान निकल जाएगा, या प्रत्येक अगले पद में पिछले पद से भाग करिएगा तो r का मान निकल जाएगा। तो 6/3 करिए 2, r का मान कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इंटू n-1, n 5वां पद निकालना है तो n का वैल्यू क्या होगा, 5, 5 माइनस 1,
अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा, 2 का पावर 5 माइनस 1 यानी कितना 4, 2 का पावर 4 होता है 16, 16 तिया 48 यानी इसका 5वां पद हो जाएगा आपका 48। फिर से देखिए पहला पद क्या होगा इसका 3 होगा। आर यानी सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, कोई भी अगले पद में पिछले पद से भाग करिएगा तो आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो 6/3 आर का मान क्या होगा 2 होगा। एन का मान क्या होगा, 5वां पद पूछा है तो एन का मान आपका 5 हो जाएगा। बाकी तो आपको इस फॉर्मूला के ऊपर लेके जाना है और आंसर अपना निकाल लेना है। जीपी में ऐसा होता है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि अगर लगातार पदों के बीच में गुणात्मक वृद्धि होगा तो गुणोत्तर श्रेणी में होगा, और एक समान वृद्धि होगा तो समानांतर श्रेणी में। जैसे 2, 4, 8 गुणात्मक वृद्धि हो रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा। 1, 3, 5, 7 समान अंतर चल रहा है तो समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, समानांतर श्रेणी 142, 148, 154 देख लीजिए, एक समान अंतर चल रहा है का 12वां पद क्या होगा। अब देख लीजिए 12वां पद कैसे निकालेंगे, 12वां पद निकालने के लिए यूज करेंगे a + 11d, डायरेक्ट a + 11d, इससे क्या निकलेगा 12वां पद। अगर आपको निकालना होगा 5वां पद तो a + 4d, 7वां पद a + 6d, 9वां पद a + 8d, बस। तो a के स्थान पर क्या लिखेंगे, जो पहला पद होगा, तो पहला पद है 142 + 11 है तो 11, और d के स्थान पर जो डिफरेंस होगा पदों में 142, 148, 154, 6 का अंतर है तो 6, 142 + 11 छक्के 66, ऐड करिए इसमें कितना आता है 6 और 2 8 हो जाएगा, 14 24 हो जाएगा, यानी कि 208 हो जाएगा। 208 आपका 12वां पद हो जाएगा a + 11d। वैसे पूरा का पूरा जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका tn बराबर, यहाँ भी nवां पद निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, जहाँ a के जगह पहला पद, n के जगह जो पद पूछे 12वां 13वां जो भी पूछेगा वह n का मान हो जाएगा। d पदों में जो अंतर होगा उसको हम लोग d से डिनोट करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है यदि समीकरण 20x + 5y + 11 और 50x - ky - 9 का कोई समाधान नहीं हो, यानी नो सॉल्यूशन हो, तो k का मान क्या होगा। नो सॉल्यूशन कब होता है लीनियर इक्वेशन का, जब a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, उस केस में लीनियर इक्वेशन का जो है वह कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई समाधान नहीं होता है, यानी कि नो सॉल्यूशन। कुल मिला के 3 केस बनता है, ठीक है, कुल मिला के 3 केस बनता है। यहाँ पे एक केस हम लोग देख लिए कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 तो नो सॉल्यूशन। दूसरा केस बनता है कि अगर a1/a2, ठीक है, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो आगे तो हमें चेक ही नहीं करना है, तो यहाँ पे ना 1 सॉल्यूशन होगा, एकमात्र सॉल्यूशन। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है, अद्वितीय हल। एक हल मतलब केवल एक, तो अद्वितीय हल हो गया, यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है इसको। और तीसरा है अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, उस केस में ना जो निकाय होगा उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी कि अनंत हल होगा। यह 3 केस आपका बनता है, और इस तीनों केस पे आधारित क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर केस फर्स्ट और केस थर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर हमें सॉल्यूशन बताना होगा कि कितने हल होंगे, तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो फिर एक हल होगा, और अगर सब आपस में बराबर है तो अनंत हल होगा, सब बराबर अनंत हल होगा। यहां पे आपका क्या है केस, यहां पे केस है बोला है कोई समाधान नहीं है। तो कोई समाधान नहीं होने का मतलब क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, तो a1 किसको मानेंगे, तो पहले इक्वेशन में ध्यान से समझिएगा, पहले इक्वेशन में जो x का मान होगा वह a1 होगा, और दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा, x का मान नहीं, जो x के गुना में होगा वह a2 होगा। पहले इक्वेशन में जो y के गुना में होगा वह b1 होगा, और दूसरे इक्वेशन में
जो आपका y के गुना में होगा वह b2 होगा। पहले इक्वेशन में जो कांस्टेंट होगा वह c1 होगा और दूसरे इक्वेशन में जो कांस्टेंट होगा वह आपका c2 होगा। तो a1 का मान बताइए, x के गुना में पहले इक्वेशन में 20 है तो 20 हो जाएगा, बट्टा a2 का मान बताइए, दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह आपका a2 का मान हो जाएगा, बराबर b1 बट्टा b2। b1 का मान बताइए, पहले इक्वेशन में जो y के गुना में होगा 5, और b2 का मान बताइए, दूसरे इक्वेशन में जो y के गुना में होगा माइनस के, चिन्ह साथ में लेना है माइनस के। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 है, जो बराबर है वहाँ से ही तो आपका k का मान निकलेगा, उस पार्ट को आपको नहीं लेना है। इस केस में क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा। अब आप इसको काटिए, अगर आप इसको काटते हैं तो 5 से काटिएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 4 से अगर इसको काटते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 0.5 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस के का वैल्यू क्या होगा, 12.5 होगा। माइनस कभी वेरिएबल के साथ नहीं लगता है तो उस तरफ ले जाइए, के का मान क्या हो जाएगा, -12.5। इसी माइनस को इस तरफ लेके आ गए हैं तो के का मान -12.5। यही हम लोगों से पूछा गया था कि के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, कोई समाधान नहीं है। इसका मतलब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा। इस पार्ट को आपको नहीं देखना है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा। कंपेयर किए, यहाँ से हम लोग के का मान निकाल लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान 2.5। तो देखिए, जब भी सेक प्लस टैन का मान दे और सेक माइनस टैन का मान पूछे तो उल्टा कर दीजिए। तो 2.5 का उल्टा क्या होगा, 1 बट्टा 2.5। सेक प्लस टैन का मान दे, सेक माइनस टैन का मान पूछे, उल्टा कर दीजिए। सेक माइनस टैन का मान दे, सेक प्लस टैन का मान पूछे, उल्टा कर दीजिए। यही चीज़ आपका कॉट के साथ, कॉट प्लस ना, यहाँ पे देख लीजिए, कॉसेक प्लस कॉट का मान दे और कॉसेक माइनस कॉट का मान पूछे, उल्टा कर दीजिए। यानी जो सेक के साथ रिलेशन है वही आपका कॉट और कॉसेक के साथ हो जाता है। तो यहाँ सेक प्लस टैन का मान 2.5, तो सेक माइनस टैन का मान 1 बट्टा 2.5। अब इसको सोल्व करिए, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 0 हो जाएगा, काटे इसको 0 दशमलव डालेंगे तो 125 चौके 100, यानी 0.4। विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प बी आंसर हो जाएगा ना। 10 में 25 से भाग नहीं लेगा, दशमलव डालेंगे, 1 0 और 25 चौके 100, यानी कि 0.4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या है आपका, 1 बट्टा यहाँ पे 3 है ना, 1 बट्टा 3 है, यहाँ पे 3 है, पावर में 1 बट्टा 3 है कि समाधानों की संख्या। समाधान यानी कि सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन बताना है, हल बताना है। कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो वह कहलाएगा द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन का संख्या आपका 2 होता है, उसके हलों की संख्या, समाधानों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। आप द्विघात समीकरण को सोल्व करके देख लीजिएगा, कभी कभी दोनों वैल्यू प्लस में, कभी दोनों माइनस में, कभी एक प्लस में एक माइनस में, एक्स का मान जो आता है 2 मान आता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, वह कितना होता है, 2 होता है। और जब आप इसको सोल्व करिएगा ना तो यह द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इसको हम सोल्व करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए, बट्टा में क्या है, 1 बट्टा 3 है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे आपका है x का पावर 2 बट्टा 3 प्लस x का पावर क्या है, 1 बट्टा 3 बराबर माइनस का 2 है, बराबर किधर आएगा, +2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ घन करना है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ घन करना है। इधर भी क्यूब कर लीजिए, इधर भी क्यूब कर लीजिए, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। सो क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ घन करने पर। अब घन करिए, इधर हो जाएगा a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़िए, a क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ बचेगा x² कर लीजिए। x का पावर है 2 बट्टा 3 a के जगह, और इसका करेंगे क्यूब, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना, 2 बट्टा 3 से 3 में गुना करेंगे, 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा, प्लस b क्यूब, क्या बचेगा यहाँ पे, x बचेगा, 1 बट्टा 3, 3 से 3 कटेगा, प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 गुना a गुना b, तो 3 गुना a के जगह x का पावर 2 बट्टा 3 और y के जगह, सॉरी b के जगह x का पावर 1 बट्टा 3ab इंटू a प्लस b। a प्लस b मतलब इसी को जोड़ के लिखेंगे, a प्लस b मतलब इसका योग, और इसका योग कितना दे रखा है आपका, 2 ही तो दे रखा है।
a प्लस बी, यानी यह a का मान यह b का मान, a प्लस बी का मान कितना था 2, तो 2 रख दिए। अब सोल्व करिए इसको और भी, देखिएगा बराबर में 0 है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए बराबर में कितना है आपका, बराबर में 2 का क्यूब यानी 8 है, तो 8 रहेगा। अब सोल्व करिए इसको, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा, पावर जुटेगा 2/3 में 1/3 जोड़िएगा 3/3, पावर को जोड़िएगा 2/3 में 1/3, 3/3 मतलब 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 गुना, इधर भी वैल्यू एक्स आपका आएगा, दोनों को गुना करके देख लीजिए, बेस सेम है गुना में पावर जुटेगा, 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे 3/3 यानी 1, एक्स का पावर 1 यानी एक्स रह जाएगा, इंटू 2 भी है ना, इंटू कितना है 2 है, बराबर 8। अब आपका यह वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x और एक 7x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और बराबर के उस तरफ प्लस 8 है, इधर आएगा तो -8 बराबर 0। सोल्व करने पर देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वैसे ही इसके समाधानों का संख्या क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा कि जब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह द्विघात समीकरण बनेगा, और अगर द्विघात समीकरण बन रहा है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन का संख्या कितना होगा 2 ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर, यानी एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इधर ले लेते हैं पाई आर, सॉरी 2 पाई आर परिमाप है ना वृत्त का, 2 पाई आर वृत्त का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। बोला गया है कि यह दोनों आपस में बराबर है, यह दोनों क्या है आपस में बराबर है। यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, बराबर कितना होगा a होगा। काटिए इसको, 2 से 2 दूना 4, पाई आर बाई 2 यही a का मान हो गया, a का मान पाई आर बाई 2, a का मान r के फॉर्म में इतना होगा। अब आगे बोला है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, और अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात यानी वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको सोल्व करिए इसको, पाई है तो पाई आर स्क्वायर को अपने जगह रहने दीजिए, बट्टा ए का मान बोलिए, ए का मान है पाई आर बाई 2, तो ए के जगह लिखिए आप पाई आर बाई 2, यह मान किसका a का, और a स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। देखिए a स्क्वायर तो a का मान क्या है पाई आर बाई 2 ही तो है ना, तो a का मान पाई आर बाई 2 लिखिए। अब a का मान r के फॉर्म में इसलिए रख रहे हैं ताकि ऊपर नीचे वाला वैल्यू आपस में कटे, या तो a का मान r के फॉर्म में रखिए या r का मान a के फॉर्म में लिखिए, ऊपर नीचे दोनों को एक फॉर्म में लेके जाइए तभी अनुपात निकाल पाइएगा, क्योंकि अनुपात सजातीय राशियों के बीच निकलता है, ऊपर r के फॉर्म में रहेगा नीचे a के फॉर्म में रहेगा, तब तो मान निकलेगा ही नहीं। सोल्व करिए इसको, देखिए ऊपर में वैल्यू तो आपका पाई आर स्क्वायर है, तब तो इसको रहने ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे स्क्वायर करना है किसका, अंदर वाला सबका, तो पहले तो पाई स्क्वायर होगा इंटू आर स्क्वायर होगा, बट्टा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको काटिए, पाई से काटिएगा पाई स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि पाई स्क्वायर का मतलब पाई गुना पाई, 2 पाई है, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब बट्टा वाला 4 कहाँ जाएगा, बट्टा वाला 4 चला जाएगा ऊपर, तो बट्टा वाला 4 चला गया ऊपर, और नीचे में क्या है पाई बचा है, तो पाई के लिए हम 22/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 22/7, पुनः 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, काटिए 2 होगा 11 होगा, 7 दूना 14/11, 14/11 यानी कि 14:11, यही दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। वृत्त और वर्ग, पहले वृत्त है फिर वर्ग है, तो क्षेत्रफल भी पहले हम वृत्त का निकालेंगे और फिर वर्ग का निकालेंगे। तो चलिए यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।